नमस्कार। आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका एक छोटा सा टॉपिक है पाषाण काल, उससे पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन का क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का वर्गीकरण प्रकाशित किया था। तीसरा प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे पुरातात्विक उत्खनन से। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। चौथा प्रश्न देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यह हुआ था मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर दो जगह है। पहला आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और दूसरा बागोर जो कि राजस्थान में है। इन दोनों जगहों से पशुपालन का प्रारंभ उत्खनित प्रमाण के अनुसार मिल जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, तो यह स्थान कौन सा होगा? आदमगढ़। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये दो जगह से प्राप्त हुआ है। पहला महदाह से, दूसरा सराय नाहर राय से। हड्डी से उपकरण बना हुआ था और ये दो जगह से मिला, एक महदाह से और दूसरा सराय नाहर राय से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन महदाह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। 3 क्षेत्र कौन कौन सा? झील वाला क्षेत्र है, बूचड़खाना वाला क्षेत्र है और कब्रिस्तान वाला क्षेत्र है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण 2 जगह से मिले हैं। पहला सराय नहर राय से, दूसरा महदाह से। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व क्रम में देखना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? ये आएगा महदाह। इसके जस्ट थोड़ा सा पूर्व में आ जाएगा लेखिया। इसके पूर्व में आएगा पैसरा और सबसे अंतिम में आएगा बिरभानपुर। स्टेट देखें, महदाह जो है ये यूपी में है, लेखिया ये उत्तर प्रदेश में है, ये महदाह से पूर्व में है, पैसरा ये बिहार में है और इसके बाद से पश्चिम बंगाल में है बिरभानपुर। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? तो 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खननों के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं या ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। मतलब 2 तरीके के मानव समाधान मिले हैं।
शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। तो टोटल देखें तो 3 तरीके का मानो। नौवां प्रश्न देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये निकला है कहाँ से? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहार राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ। 11वां प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है मानव का नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, ये मध्य प्रदेश में है, नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज 11वां प्रश्न देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ग्यारहवां प्रश्न देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। 12वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। 13वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज सबको पता है, ये जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया, जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, रोई एवं जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जो कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है लोहरा देव से। हालांकि इसके लोहरा देव के बाद मेहरगढ़ से भी हुआ था। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम जाएंगे लोहरा देव के साथ, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लोहरा देव न रहे तो हम लोग टिक करेंगे मेहरगढ़ को। ठीक है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा, ये प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वहीं रहेगा, परंतु लोहरा देव नहीं होगा तो उपयुक्त विकल्प मेहरगढ़ होगा। बता चुके हैं पहले ही। 15वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुआ है मेहरगढ़ से। इसमें लोहरा देव ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। 16वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ से? मेहरगढ़ से, क्योंकि इसमें भी लोहरा देव ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 17वां प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। 18वां प्रश्न देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है मेहरगढ़ से। 19वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित
पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दूसरा ऑप्शन है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महगड़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही रहेगा। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलता है? बागोर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। 23वां प्रश्न क्या है? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा, यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब कथन 1, 3 और 4 सही है। गलत कौन सा है? सिर्फ 2 वाला। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः क्या थे? तो मूलतः ये लोग कृषि और पशुपालन का काम किया करते थे, इसलिए ये कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती, मतलब तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर हो। 24वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन क्या था फिर से देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। एक्सप्लेनेशन, बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। 26वां प्रश्न देखते हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। 27वां प्रश्न देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो ये की गई
मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिस्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और कंदराए मेहिर। 28वां प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला किससे संबंधित है? संगन कल्लू से। किससे? संगन कल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। 30वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। कौन सा प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह है अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। 32वां प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा भीमबेटका। क्या आंसर हो जाएगा? भीमबेटका। 33वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये थे वी.एस. वाकनकर। वी.एस. वाकनकर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। 34वां प्रश्न, भीमबेटका को किसने खोजा? तो ये डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, ये हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई वी लाल के निर्देशन में हुई थी। 36वां प्रश्न देखते हैं, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मतलब जौरवे संस्कृति के निवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? ये मिला है कहाँ से? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। 38वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है? ये मिला है कहाँ से? बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। अब 40वां प्रश्न है, इसको मैच करना है। तो सबसे पहला दिया है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा ताम्रपाषाण काल। इधर ऑप्शन के तौर पे दिया है भीमबेटका गुफा, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा बनास घाटी और चौथा सोहन या सोन नदी घाटी। तो इसका मिला के देखते हैं, इसका करेक्ट मैच होगा। पाषाण काल का मैचिंग हो जाएगा किससे? सोहन या सोन नदी की घाटी से। मध्य पाषाण काल का हो जाएगा भीमबेटका के गुफा से। नवपाषाण काल का हो जाएगा बुर्जहोम जम्मू कश्मीर वाला और ताम्रपाषाण काल का हो जाएगा बनास घाटी। फिर से देख लेते हैं।
पूरा पाषाण काल, पूरा पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का क्या हो जाएगा? सोहन या सोन नदी घाटी, सोहन या सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल का होगा भीमबेटका गुफा। नव पाषाण काल का होगा बुर्जहोम। और ताम्र पाषाण काल का हो जाएगा बनास घाटी। 41वां प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहला दिया है आपका नेवासा, दूसरा दिया है ईशमपुर, तीसरा डीडवाना और चौथा दिया है गुड़ियाम गुफा। ऑप्शन के तौर पे दिया है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। किन किन राज्यों में ये पुरातात्विक स्थल उपस्थित हैं, इसको मैच करना है। तो नेवासा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ पे है? कर्नाटका में। डिडवाना कहाँ पे है? राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, नेवासा कहाँ मिलेगा? नेवासा मिल जाएगा आपका महाराष्ट्र में। नेवासा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ईसमपुर मिलेगा आपका कर्नाटका में। ईसमपुर कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में। डिडवाना कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा कहाँ मिलेगा आपका? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखते हैं 42वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और इधर दिया है ख्याति का कारण। सबसे पहला दिया है बुर्जहोम, ख्याति का कारण में दिया है शैलकृत देव मंदिर। दूसरा में चंद्रकेतुगढ़, ख्याति का कारण दिया है टेराकोटा कला। तीसरा गणेश्वर और ख्याति का कारण दिया है ताम्र कलाकृतियां। पूछ रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है दूसरा और तीसरा। कौन कौन सा सुमेलित है? दूसरा और तीसरा। मतलब चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला इससे संबंधित है और ताम्र कलाकृतियों से संबंधित जगह हो जाएगा गणेश्वर। इस आधार पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, 2 और 3। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तवास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वर्णाग्र, मछली पकड़ने वाला कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही होता है। देख चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रश्न 43 नंबर वाला। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं? तो ये कहां से मिला है? लेखिया से मिला है। कहां से मिला है? लेखिया से। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय की जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। 44वां प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया हुआ है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। आर दिया है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी.आर. शर्मा ने सराय नहार राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा नदी घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। 45वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन या संलग्न कार्यालय है? पैंतालीसवां प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। 46वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
तो ये भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है, ये जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। 48वां प्रश्न देखते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? अभी हम लोग पढ़े कहाँ पे स्थित है? भोपाल।